ने कुछ, लेकिन ये बहुत से 50 मसाइल हैं, इसकी वजह से जो है वो हमें 90 बरस तक आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। शान कश्यप साहब चूंकि तारीख के तालिब इल्म है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस किताब पे जो है वो आपको बहुत सारी अहम बातें बताएंगे। मैं मोहतरम शान कश्यप साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो गुफ्तगू करें। शान भाई। जी शुक्रिया तरीफ सर, और बाकी अंजुमन, अतर फारूकी साहब, आसिम सिद्दीकी साहब और शफीक किदवई साहब को भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें कह सकूं। डिस्क्लेमर वाइज मैं ये कहूँ कि मेरी उर्दू की ज़ुबान बहुत साफ नहीं है, तो हाँ मैं कुछ घटमट सा करके अपनी बात कहूँगा। और किताब चूँकि 1986 में उर्दू की थी, और अतर साहब ने बहुत ही वज़ा फरमाया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1964 की पीएचडी सबमिशन थी, और हमारे स्कॉटिश हिस्टोरियन विलियम डारम्फिल साहब 20 मार्च 1965 की पैदाइश हैं। तो ये लगातार ये चलता रहेगा, क्योंकि जिस खांचे में हमने इस डिस्कशन को ढाला है कि हमारे एक लिबरल थॉट का एक गढ़ जो हुआ करता था, अभी भी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ का एक उस्ताद जब एक किताब लिखता है, बहुत ही बखूबी प्राइमरी सोर्सेज पे बेस करके लिखता है, और उसे वो हक नहीं मिलता, तो अमूमन हक तभी नहीं मिलता जब हक मार लिया जाता है। और किताबों की एक दूसरी जो लार्जर पॉलिटिक्स है वो ये है कि किताबों की अपनी जो लाइफ है वो कई बार ऑथर और प्रेस से आगे की होती है। तो हमारे साथ यहाँ पे अदब के दो बहुत ही मशहूर लोग हैं, वो इस पे बात करेंगे। मेरे पास ये अंग्रेजी का तर्जुमा है जो फारूकी साहब ने किया है। आप इस किताब को जब देखते हैं तो किताब का जो सफ़र है वो कहीं से भी शुरू हो, जो मंजिल है वो साफ दिखाई देती है, क्योंकि डॉक्टर असलम परवेज की जो अपनी इंटरेस्ट्स थी, जो ज़्यादा अदब की तरफ जिसका झुकाव है, तो वो बायोग्राफी से होते हुए आखिरकार जफर में एक शायर और एक शायर बादशाह, जिसे अंग्रेजी में एम्परर पोएट लिखा गया है, वहां तक पहुंचने के लिए बेचैन है। तो किताब जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पार्ट 1 में वो बायोग्राफिकली आगे बढ़ती है, पार्ट 2 से गदर शुरू हो जाता है, और पार्ट 3 के आखिरी 2 चैप्टर्स में एक लार्जर लेगेसी को एक शायर की तरह ही इवैल्यूएट किया गया है। तो इस पर, इस स्ट्रक्चर पे अदब के जो लोग हैं वो शायद ज़्यादा तफसीली से बात कर पाएंगे। मैं तारीख पर अपनी बात रखता हूँ। अब देखिए, हम जो हिस्ट्री के लोग हैं, हम लोग किताब पीछे से पढ़ते हैं। हमारे पास जब कोई जल्द हाथ में आती है तो हम सबसे पहले बिब्लियोग्राफी में जाके देखेंगे कि भाई ये जो लिखने वाला है ये कौन कौन से आर्काइव में गया, इसने कौन कौन से सोर्सेज पढ़े और सोर्सेज किस जुबान में पढ़े। तो प्राइमरी सोर्सेज का एक जो बड़ा कन्वेंशनल तरीका है कि भाई जब मामले चल रहे थे, जब घटनाएं घट रही थी, जब इवेंट्स हो रहा था, तो उसके कितने करीब वो सोर्स लिखे गए और किस जबान में लिखे गए। तो आप जैसे इस किताब के सबसे पिछले पन्नों पर जाते हैं, आप देखते हैं कि सिर्फ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ही नहीं, उसके आसपास और उसके बाद गदर के जो भी तारीख लिखी गई थी, वो चाहे 19वीं सदी के आखिर में हो या 20वीं सदी की शुरुआत में हो, सर सैयद से लेके अमीर अहमद अलवी से लेके हसन नज़ामी से लेके मौलवी ज़काउल्लाह से लेके, ये सारे के सारे सोर्सेज इन उस्ताद ने, जो कायदे से अदब के आदमी थे और लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ाया करते थे, उन्होंने पलट डाले। डायरियों की जितनी तरीके की शफ़े उनके पास, उनके वो अब्दुल लतीफ़ की डायरी है, तारीख़ रोज़दमचा, वो देख लिया है। मोइनुद्दीन हसन की खानदान गदर, वो देख लिया है। और ये सारी जो है ज़बान का मसला है, क्योंकि ये सारे सोर्सेज या तो उर्दू में हैं या फ़ारसी में। जो अकाउंट्स लिखे गए कंटेम्प्रेरी, बहुत सारे लोग जो लिखने पढ़ने वाले होते थे, जैसे हमें पता है कि गालिब भी एक अकाउंट लिख रहे थे। गालिब की अपनी मजबूरियां थी, गालिब की अपनी लोकेशन थी इस पूरे 1857 के मामले में, उस पर भी जाना ही
थोड़ा सा हम रास्ता बदल देंगे, हम वहाँ नहीं जाते हैं। फिर कलेक्टेड वर्क्स बहादुर शाह जफर के, क्रिटिक, बायोग्राफीज, मिनिएचर और अखबार। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में ये जो पूरा का पूरा एक जखीरा था सोर्सेज का, बक्सों में बंद, जिसे हम म्यूटिनी पेपर्स कहते हैं, इन म्यूटिनी पेपर्स का एक सबसे जरूरी हिस्सा था तब के लिखे गए अखबार। अब इन सारे मसलों को एक साथ एक जिल्द में लाकर लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले एक उस्ताद ने एक ये बहुत ही बारीक काम निचोड़ के निकाला। और जो लोग अकेडमिया से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता है कि आप जब पीएचडी सबमिशन करते हैं तो अमूमन 3, 4, 5, 6 सालों के बाद उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके आप उससे छपवा लेते हैं। आप देखिए कि इस किताब ने कितनी लंबी एक सफर इसने तय किया है कि 64-65 के सबमिशन के बाद किताब 86 में छपी। यानी ये मान लेना कोई बहुत इमेजिनेटिव नहीं है कि आने वाले और 20 सालों तक वो इस पर काम करते रहे थे। अब इस पूरे मेहनत को गुमनामी में ढकेलने की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ से इस किताब की कहानी शुरू होती है। तो जैसे आसिम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं और अपने स्टूडेंट्स को ये अक्सर पोस्ट कॉलोनियल थियरी पढ़ाया करते होंगे, तो पोस्ट कॉलोनियल थियरी में एक जुमला है आफ्टर लाइफ, कि जिंदगी के बाद किस तरह की जिंदगी चलती है। तो हम इस किताब की आफ्टर लाइफ पे अभी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, जो अतर फारूकी साहब की वजह से हमारे सामने आई है। कि इस किताब की आफ्टर लाइफ 2006-07 से शुरू होती है, जब विलियम डैरम्पल द लास्ट मुगल पेंगुइन रैंडम हाउस से छपवाकर सामने लाते हैं। अब एक आप सोचना शुरू करें तो ये जो पूरा का पूरा ये जो टाइटल ही है द लास्ट मुगल, जिसे हिंदी में किसी साहब ने तर्जुमा करके आखिरी मुगल लिखा है, ये खुद में बड़ा अटपटा है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मुगल जो नाउन है, नाउन को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, संज्ञा, जो हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये पूरा मुगल नाउन एक कल्चरल आर्टिफैक्ट है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में। आप कागजी है पैरहन में जब जाते हैं तो अक्सर आपको ये जुमला मिल जाएगा, इस्मत चुगताई बार बार कहती हैं कि मैं मुगलों की बेटी हूँ। उन्हें जहां भी वो चाहे अलीगढ़ में हो या अपने घर में हो, उन्हें जहां भी थोड़ा सा भी किसी भी चीज का विरोध करना होता है वो फटाक से कहती है मैं मुगलों की बेटी हूँ। आज भी ऐसे कई सारे परिवार मिल जाएंगे आपको इस हिंदुस्तान में, जो अफगानों से, तुर्कों से, फारसियों से, मुगलों से, वेस्टर्न एशिया से लगातार अपने कनेक्शंस जोड़ते रहते हैं। तो भाई आखिरी मुगल बादशाह को आपने रंगून भेज दिया 1858 में, जहां 1862 में उसका इंतकाल हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि मुगलों का जो पूरा का पूरा जो मामला था, उसका जो कल्चरल आर्टिफैक्ट था, वो इस हिंदुस्तान से खत्म हो गया। तो ये जो फिरंगी गोरे लोग हैं, मैं एक बड़ा ही जेनरिक सा जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन ये यहाँ फिट बैठता है, ये जब इस गेज से देखते हैं हमारी तारीख को, इतने सालों से मामला ये चल रहा था कि भाई हम अपनी तारीख कब लिखेंगे, लेकिन आपको कोई स्कॉटिश ही चाहिए होता है, कोई ब्रिटेन ही चाहिए होता है जो आपके लोगों को किसी गुमनामी के अंधेरे से निकाल के लाता है। तो उसने कहा कि भाई डैरम्पल साहब के हिसाब से बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल। ठीक, अब इस किताब की सबसे बड़ी चर्चा जो हुई वो ये थी कि इस किताब ने पहली बार उर्दू और फारसी के सोर्सेस को इस्तेमाल करके एक नई तारीख लिख दी। अब म्यूटिनी पेपर्स के साथ महमूद फारूकी किस तरह से उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, तर्जुमे का क्या प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं उस पर अलग से कभी कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो काम जारी है। लेकिन भाई सोर्सेज पढ़ने की जो काबिलियत है वो क्या है? अगर विलियम डैरम्पल साहब को पूरी की पूरी तारीफ इस मसले पर मिल रही है कि भाई उर्दू और फारसी के जो सोर्सेज अनटैप्ड थे उन्हें वो डिस्कोर्स में ले आए और एक अलग तरह की तारीख खुल गई, तो डैरम्पल साहब की उर्दू और फारसी का क्या मसला है? तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ बहुत ही वजह तरीके से। उनकी एक और किताब है दिल्ली पर 1993 में आई थी, सिटी ऑफ डिंजान्स, जिसको हिंदी में लिखते हैं, तर्जुमा है जिंदानों का शहर। ठीक,
अब जिंदानों के शहर में आप जाते हैं, जैसे आप सातवें 8वें चैप्टर पे पहुंचते हैं, आपको ये साफ होने लगता है कि डायरेम्पल को ये नहीं पता कि निकाह के मसले में महर क्या है। डायरेम्पल को ये नहीं पता कि नमाज पढ़ते हुए सजदा जो लोग कर रहे हैं। डायरेम्पल लिखते हैं कि मैं ईद उल फितर में जामा मस्जिद में खड़ा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि नमाज पढ़ते हुए ये जो मेरे भाई जब सजदा करते हैं तो ये कलमाए तयब्बा पढ़ रहे हैं। अब सजदा करते हुए कलमा कौन पढ़ता है, ये जो नमाज पढ़ते हैं वो बता सकते हैं। वहां से फिर बात आगे चलती है कि गाजर के हलवे को डायरेम्पल फिरनी लिख देते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि भाई फिरनी जो है वो तो रमजान में सहरी में बनती है, एक डिश है। उसको वो कंफ्यूज करते हैं कि ये जो गाजर को उबाल के दूध के साथ ये फिरनी बनाई जाती है। तो हमारे इस कल्चरल हिस्टोरियन को गाजर के हलवे और फिरनी का फर्क नहीं पता। और मजेदार बात तो तब होती है जब अपने इस ट्रैवल लॉग में घूमते घामते वो बल्ली मारान पहुंचते हैं, जहाँ पे मॉडर्न यूनानी हकीम्स की चर्चा है। और बल्ली मारान को उन्होंने पता है अंग्रेजी में क्या लिखा है? स्ट्रीट ऑफ कैट किलर्स, बिल्लियों के मारने वालों का सड़क। तो जिसको बल्ली और बिल्ली का फर्क नहीं पता, वो आपके लिए आपके उर्दू और फारसी के सोर्सेस को लाके आपके एक आखिरी बादशाह की तारीख लिखकर पूरे दुनिया में मशहूर हो गया, और जिसने मेहनत की वो गुमनाम हो गया। तो ये भी तारीख और उसके आसपास जो चीजें लिखी जाती हैं उसकी सियासत है। और इस तरह की बातों पे बात करते हुए मैंने कहा कि मैं आफ्टर लाइफ पे बात कर रहा हूँ, ये बात करना जरूरी है। उसमें अब दूसरा एक बेहद जरूरी मसला है जो शायद अभी तक के डिस्कशन में उसकी बात नहीं आई थी, कि आप जब असलम परवेज साहब की किताब में जाते हैं तो मैंने जैसे कहा कि वहां पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि पहले बायोग्राफी ढूंढ कर लाइए, फिर 1857 के गदर की बात करिए, और फिर आखिर में जो शायर है वो कैसे अपने ऊंचाइयों पर चला गया क्योंकि उसने वो वतन से अलग हो गया, उससे एग्जाइल कर दिया गया। वो जहां जब मरा तो रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में उसे दफना दिया गया। कई दिनों तक उसके कब्र को एक स्टोन तक नसीब नहीं हुआ और हमें पता नहीं था कि वो कब्र कहाँ है। अब वो एक श्राइन हो चुका है रंगून में। तो एक वो मसला है। डायरेम्पल साहब की किताब में 1857 का ये जो पूरा 4 महीना है, ये दो तरह के फंडामेंटलिस्ट की लड़ाई हो जाती है। एक तरफ क्रिस्तानी लोग हैं, मिशनरीज हैं, यूटिलिटेरियन लोग हैं, और दूसरी तरफ है जिहादी। और इस पूरे के पूरे जिहाद का जो कंसेप्शन उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किया है, ये ना अदब के लिए सूटेबल है, न हिस्टोरियंस ऑफ आइडियाज के लिए सुटेबल है। ये जो पूरे के पूरे जो लफ्ज थे, जिहाद है, गाजी है, इन लफ्जों के मतलब समय के साथ बदलते रहे हैं। आप अगर ओसामा बिन लादेन के जिहाद को 1857 की दिल्ली में उतार कर ले आएंगे तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं? और मैं ये बेहद अफसोस से और फिर बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि विलियम डायरेम्पल ने 1857 के पूरे गदर को हमारे इस समय के जिहाद की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। 2006-7 में जब ये किताब आई तो मुझे नहीं लगता, मैं कुछ चीजें देख रहा था, एक फरहत हसन दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़कर किसी ने इस बात पर कोई बहुत एतराज नहीं जताया है कि विलियम डायरेम्पल 1857 में सैमुअल हंटिंगटन की क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सोर्सेज में कहीं ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिखाया कि भैया ये जो गाजी कह रहे हो या जिहाद कह रहे हो और उसको फिर ले जाके वहाबियों के साथ आप मिला दे रहे हो, इससे तारीख का जो घटमट हो रहा है ये आप उसको बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हो। हिंदुओं ने भी खुद को कहा कि हम जिहाद कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे मसले को उस तरह की एक बड़ी एक इस्लामिक पोग्राम में फंसा दिया गया है। और ये एक ऐसी नजर है कि आप कहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा ये जो तहजीब है, ये जो लोग हैं,
ये जो दीन और मजहब का सवाल है, ये किसी टाइम लूप में फंसे हुए हैं। ये देखो, ये 300 साल पहले भी जिहाद करते थे, ये आज भी जिहाद कर रहे हैं। विलियम डैरेम्पल की किताब की ये जो एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, जिसे आप अगर बहुत गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये बात साफ हो जाएगी कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हंटिंगटन की जो थीसिस चली कि भाई अब तारीख आगे कैसे बढ़ेगी, तो तारीख आगे बढ़ाने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई बवाल चाहिए होता है, कोई विवाद चाहिए होता है, कोई फसाद चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो फसाद है ये तहजीबी तरीके से होगा, ये सिविलाइजेशनल क्लैश है। डैरेम्पल 2007 में 1857 की दिल्ली में एक सिविलाइजेशनल क्लैश बना रहे हैं, जो उनके पहले के जो काम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और मुझे नहीं पता मेरे पास और अभी कितना समय, बट मैं बाद में मुझे फुर्सत दोबारा मौका मिलेगा, आखिर में मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं डिस्कशन आगे बढ़ाने के लिए, कि ये जो पूरा का पूरा मसला है कि भाई पहली बार किसी ने उर्दू फारसी सोर्सेस का इस्तेमाल किया। तो ये जिन अखबारों के बारे में आप बार बार बातें कही गई हैं, वो चाहे सिराजुल अखबार हो या सादिकुल अखबार हो या दिल्ली उर्दू अखबार हो, ये जाहिर हो जाता है कि डैरेम्पल को उर्दू और फारसी की कोई समझ नहीं है। वो सिराजुल अखबार को उर्दू अखबार लिखते हैं अपनी किताब में, जबकि किताब तो फारसी की किताब है। दिल्ली उर्दू अखबार को कहा गया है कि ये एक ऐसी अखबार था जो बहुत ही कुछ लोकल मसलों को और मसाइलों के ऊपर ही फोकस रहता था, जो कि गलत है। दिल्ली उर्दू अखबार अपने एटलीस्ट शुरुआती इश्यूज में बहुत ही बड़े नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ इंगेज था। अगर दिल्ली से निकलने वाला उर्दू में कोई अखबार ब्रिटेन में होने वाले कैबिनेट रिशफल के ऊपर खबरें छापता है, तो ये इस तरह की रीडिंग का फिर हम क्या करें, जिसे आप कहें कि भाई ये तो बड़े लोकल मसाइलों और मजहबी तरीके से ही सारी खबरों को देखा करता था। तीसरी बात कि ऐसा नहीं था कि ये सोर्सेज कहीं कहीं किसी संदूक में दबाकर कहीं गाड़ दिए गए थे और उसकी खुदाई करने के लिए वो किसी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में निकल आए। वो सोर्सेज नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में रखे हुए थे, और अलीगढ़ से ही नादिर अली खान ने उर्दू जर्नलिज्म की तारीख लिखते हुए, वो भी 1957 में, इन सारी अखबारों का, इन सारे सोर्सेज की बहुत तफसील से उस पर उसका डिस्कशन किया है। अतीक अहमद सिद्दीकी ने 1963 में पूरे की पूरे म्यूटनी पेपर्स को कंपाइल करके उसको पब्लिश किया। तो ये अभी की जो 3 बातें मैं आपसे साफ कह रहा हूँ वो ये है, आखिर में ये बात है कि ये पूरी एक पब्लिकेशन का जो तंत्र है, जो कंट्रोवर्सी, कैसे ये चेन्स चलते हैं, उसमें इसको देखने की ज़रूरत है कि किताब कहाँ से पब्लिश होती है, किताब के पीछे कौन से लोग खड़े हैं। और ये जो हमारी एक नया भी ग्रुप है जो लगातार उर्दू को पॉपुलराइज कर रहा है हमारे मिडिल क्लास ड्राइंग रूम्स के लिए, कभी वो दिल्ली पे कुछ लिखते हैं, कभी वो शाहजहानाबाद पे कुछ लिखते हैं और वो छपते रहते हैं अंग्रेजी में। तो ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि ये जब 1857 में एक स्कॉटिश हिस्टोरियन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और जिहाद ढूंढ रहा है, तो इसकी मुखालफत क्यों नहीं होती, और इस पूरे झगड़े में असलम परवेज जैसे बढ़िया स्कॉलरशिप गुमनामी में क्यों चली जाती। मैं अभी के लिए खुद को रोकता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शान भाई, बहुत अच्छी आपने बहुत ही तहकीकी और बहुत ही अहम गुफ्तगू की और बहुत अहम